अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इलेक्शंस का जी सीज़न चल रहा है, बिल्कुल भारत में इलेक्शंस हैं और वो हम देख रहे हैं और उसकी न्यूज़ भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपडेट्स भी आपको देते रहे। वैसे तो खैर आप लोगों को मालूम ही होगा, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी और जो पाकिस्तान से बाहर है उनको भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल जो हैं वो भी कवरेज दे रहे हैं। इस बार तो भारत के इलेक्शन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से दे रहे हैं। लेकिन खैर सबको इंतज़ार है क्या जब रिजल्ट आएगा उसके बाद कौन सी पार्टी आ रही है पावर में और मोदी जी दोबारा कब आ रहे हैं, और इसी किस्म की बातें जो हैं हर तरफ चल रही हैं। पाकिस्तान में जी इलेक्शंस तो हो गए हैं, बाय इलेक्शंस भी तकरीबन हो चुके हैं और अब कहा यही जा रहा है कि अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो जहां जहां से पाकिस्तान पैसा लेता है उनका इंतजार है कि कब वो हमें कुछ पैसा देते हैं। मगर साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर कुछ कंट्रीज आकर इन्वेस्टमेंट भी करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ और इस तरह के जो जिस बैंक से लेता है पैसा, जिस कंट्री से लेता है, उससे थोड़ा-सा पाकिस्तान अपने आप को बाहर निकाल सके। कहाँ तक कामयाब होंगे ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको ये बता दें आईएमएफ की लास्ट जो इंस्टॉलमेंट रह गई है 1.1 बिलियन डॉलर की, वो जी उम्मीद है कि पाकिस्तान को आज अप्रूवल मिल जाएगा उसका और उसके बाद बस जी पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, 1.1 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, लेकिन साथ-साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आईएमएफ के दोबारा जाने के लिए तैयार बैठे हैं और आईएमएफ को रिक्वेस्ट कर दी गई है कि जी हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में भी शामिल कर लिया जाए। अब कहाँ तक ये हो पाएगा ये तो खैर बहुत जल्द पता लग जाएगा। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान उसमें भी शामिल हो जाएगा। बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब को कौन नहीं जानता, बिल्कुल पीटीआई में एक बार फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शामिल हो गए हैं। बीच में फवाद चौधरी साहब ने 9 मई के बाद जो है वो तौबा कर ली थी और पीटीआई छोड़ के चले गए थे। कई बार मतलब जेल भी गए, लेकिन अब आना-जाना उनका एक आम सी बात हो गई है जेल में। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि उन्होंने एक बार फिर पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन कर ली और इमरान खान साहब ने जो कि चेयरमैन पीटीआई रहे हैं, उन्होंने इस बात की परमिशन दे दी है कि फवाद चौधरी को दोबारा से पार्टी में ले लिया जाए, पार्टी में शामिल कर लिया जाए। बात करेंगे इसहाक डार साहब की और इसहाक डार साहब जो हैं जी उनको बना दिया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट कर दिया गया है। यानी कि बात वही है कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है या उनकी फैमिली है, जब भी वो पावर में आती है तो फिर पूरे खानदान को वो कहीं ना कुछ पोजीशन दे देते हैं। चाहे वो इसहाक डार साहब हो जो उनके समधी हैं, चाहे वो उनकी बेटी हो मरियम नवाज, चाहे वो उनके भाई हो शहबाज शरीफ, चाहे बाकी उनके भातीजे, भांजे, मामे, चाचे, सब लोग जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच ही जाते हैं। और यही चीज जो है एक बार फिर देखने में आ रही है कि इसहाक डार साहब जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके बाद कई मिनिस्ट्रीज लेने के बाद अब उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी लगा दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने सारे काम ये अकेली जान कैसे करेंगे। लेकिन खैर कोई काम हम करना होता नहीं है, वो भी सभी जानते हैं कि भाई लोग की तरफ से डिक्टेशन आता है, वो पढ़ के सुनाना होता है, बस अल्लाह खैर सल्ला, बाकी काम तो वही लोग करते हैं जैसे कि आप जानते ही हैं। लेकिन खैर इमरान खान के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और इमरान खान को बनाने वाले यानी कि भाई लोग जिन्होंने इमरान खान को क्रिएट किया, इमरान खान की पार्टी को क्रिएट किया, वो भी सभी जानते हैं कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एजेंसीज और फौज की बनाई हुई है और उसमें खास रोल रहा इन दो हजरात का। ये गोल्फ क्लब में खड़े हुए हैं, हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के पिक्चर बनवा रहे हैं, जनरल जहीरुल इस्लाम और जनरल शुजा पाशा। और इनकी प्रोडक्ट इमरान खान साहब जो है जेल में। अब जिस दिन इमरान खान के साथ इन दोनों को या जैसे और जो रिटायर्ड फौजी हैं हमारे, जो एजेंसी के लोग हैं, जो मुल्क में गड़बड़ करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, गवर्नमेंट्स लाते हैं, ले जाते हैं, गिराते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उसके बाद गोल्फ क्लब में जाकर आराम से गोल्फ खेलते हैं। इन जैसे लोगों को भी जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक पाकिस्तान में कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आसिम सलीम बाजवा का तो मैं नाम लेकर मेरा गला सूख गया है कि इतने पिज्जा फ्रेंचाइज बना के और वो भाग गए और इमरान खान ने उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन अकेले इमरान खान नहीं है, इसी तरह के
बहुत से हमारे यहाँ जो रिटायर्ड फौजी हैं या एजेंसी के लोग हैं, वो करप्शन में भी इन्वॉल्व हैं, वो गवर्नमेंट को गिराने और लाने में भी इन्वॉल्व हैं, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने में भी इन्वॉल्व हैं। और अगर सिविलियन गवर्नमेंट्स या किसी भी सिविलियन को सजा हो सकती है तो इनको क्यों नहीं हो सकती? कोई मुझे ये बात समझा दे। लेकिन अब ये लोग जो है, आप देखें, आराम से गोल्फ खेल रहे हैं और इन्हीं का प्रोडक्ट इमरान खान न्याजी वो जेल में है और चक्की पीसिंग। खैर ये बात कहने की, इमरान खान चक्की नहीं पीस रहे हैं, वहां पे साइकिल चला रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जेल जेल होती है। तो अगर इमरान खान जेल जा सकते हैं, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी लग सकते हैं, अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो, इमरान खान, सब लोग जेल जा सकते हैं, तो ये भाई लोग क्यों नहीं जा सकते जिन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है? लेकिन खैर ये भी सभी जानते हैं कि कितने ये पावरफुल लोग हैं और इनको बहरहाल कितनी भी पावर हो, कभी ना कभी आई विश के कभी ना कभी लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान ठीक होगा, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे और जो जिसने जो गलत किया होगा उसको उसकी सजा मिलेगी और उसको हटाया भी जाएगा, चाहे फिर वो सिविलियन हो, चाहे फिर वो सिविलियन ना हो। लेकिन हर तरह के लोगों पे एक ही कानून जब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। हमारी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनके आराम से गोल्फ खेल रहे हैं। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये बता दें कि बात करेंगे हम एक बार फिर, यानी कि टर्की, इराक, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। जी हाँ, इन सब ने मिलकर, यानी कि टर्की, इराक, कतर और यूएई ने मिलकर जी लॉन्च किया है एक ट्रेड रूट जो कि कनेक्ट करेगा गल्फ और यूरोप को। जी हाँ, गल्फ और यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर देखें, उस एग्रीमेंट पे जी साइन हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इसका नाम रखा है डेवलपमेंट रोड होगा इसका नाम। और ये जी एक कॉरिडोर है और इस रीजन में चाइना, जैसे आप जानते हैं कि चाइना सी पैक चल रहा है, दूसरी तरफ चाबहार जो है वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर कर रहा है। दूसरी तरफ जो है एक चाइना, बिल्कुल। लेकिन अब ये तीसरा एक और कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसमें टर्की, इराक, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बाकी दोनों कॉरिडोर्स के लिए जो तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और यही बात जो है, खैर वो अच्छी बात है अगर कंपटीशन हो, लेकिन बहरहाल काफी टफ कंपटीशन अब गल्फ कंट्रीज भी देने जा रही हैं और ये मिलकर एक नया जो इनिशिएटिव ले रहे हैं और एक नया जो कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, वो यकीनन गल्फ को और यूरोप को साथ में जोड़ देगा और इस तरह से इनका जो ट्रेड रूट है वो इनको काफी आसानी पैदा करेगा इनके काम में। लेकिन साथ साथ सी पैक और चाबहार पे जो पोर्ट बन रहा है, क्या ये उसके लिए कोई नया चैलेंज है, क्या उनको कोई खतरा है? इस पे खैर कई एक्सपर्ट्स जो हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनको शो में लाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बात करेंगे एक बार फिर मरियम नवाज की। जी, नवाज ने जो है, जी हाँ, कैबिनेट की जो मीटिंग है वो आज बुला ली है। उनका कहना है कि वो आज पंजाब कैबिनेट मीटिंग जो है उसको बुलाई है उन्होंने और उसमें वो बात करेंगे। यकीनन देखा जाएगा कि पंजाब में मजीद क्या काम होना है और क्या काम हो सकता है। और उसमें काफी वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं और इससे पहले आपने देखा ही था कि पुलिस यूनिफॉर्म में भी जो उनकी पिक्चर्स आई थी वो काफी वायरल हुई थी और उससे भी उनको कई बार तो लोगों ने खैर उन पे क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन कई लोगों ने उनकी इस बात को पसंद भी किया। बात करेंगे हम शोएब शाहीन साहब की, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं और उनका कहना ये है कि जी आसिफा भुट्टो के बारे में वो बात कर रहे हैं कि बगैर इलेक्शंस के आसिफा भुट्टो जो है वो असेंबली में पहुंच गई हैं और इसका यही मतलब है कि कठपुतली, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट को कि जी सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने कठपुतली का खिताब दिया है और कहा है कि जी आसिफा भुट्टो बगैर इलेक्शन के जो है वो जीत कर आ गई। तो शोएब शाहीन साहब, इतनी हैरत की क्या बात है? आपको तो मालूम है कि कौन लाता है और कौन ले जाता है। इमरान खान को भी वही लोग लाए थे और वही लोग ले गए।
अब ये तो हमने आपको कल बताया ही था कि आपने देखा था कि किस तरह से जो है पाकिस्तान की एक बोट जो थी उसके अंदर ड्रग्स थी और वो भारत में पकड़ा गया था। लेकिन खैर आज जो है वो ये न्यूज़ भी आई है कि तुरखम बॉर्डर पे जो है वो एक ट्रक से 1 बिलियन रुपीस की आइस और हीरोइन, यानी ये दोनों ड्रग्स होती हैं। कभी आप समझे कि कोई बर्फ लेके जा रहा था, नहीं नहीं, बर्फ लेके नहीं जा रहा था। आइस भी कोई ड्रग होती है, मैंने सुना है, और हीरोइन भी जो है वो ड्रग होती है ना। हम लोगों ने तो सिर्फ फिल्मी हीरोइन देखी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये दोनों चीजें जी तकरीबन 1 बिलियन रुपीस की बताई जा रही है कि लेकर कहीं जा रहे थे तुरखम बॉर्डर से। जैसे कि हमें अक्सर सुनने में आता है कि अफगानिस्तान से जो है पाकिस्तान में हथियार और ड्रग्स और ये सारी चीजें जो है आना जाना लगा रहता है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये एक जो है ट्रक जो था उसके अंदर से ये सामान मिला है, ये ड्रग्स मिली है, पाकिस्तान ने इसको जो है वो कब्जे में ले लिया है। और यकीनन इन लोगों के ऊपर भी एक्शन हो रहा होगा। लेकिन ये चीजें बड़ी आम सी है हमारे यहाँ, क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो ड्रग्स पाकिस्तान में लाई जाती हैं और उसके बाद आगे जहां भी ले जाना हो। अब तो खैर बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो शिप कल पकड़ी गई थी, तो आखिर वो शिप क्यों पकड़ी गई, उस शिप में लेके क्यों जा रहे थे। आजकल तो ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। हमारे एक दोस्त ने ये भी कहा हमें कि जी ड्रोन से भेज देते, मतलब भारत से वो कह रहे थे कि ड्रोन से भेज देते। लेकिन असल बात ये है कि वो जा कहाँ रहा था, और उधर जो लोग रिसीव करने वाले थे उनको भी तो पकड़ना चाहिए ना। ये थोड़ी कि सिर्फ सप्लायर को पकड़ के जो 2 4 6 जूते लगा दें। भाई जो लेने के लिए आने वाले थे, जिनको वो भेजा जा रहा था, वो भी तो उतने ही कसूरवार है ना, उनका उनकी भी तो उतनी ही मिस्टेक्स है जितनी लेके जाने वाले की। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक ही जैसा कानून होना चाहिए। तो वहां पर भी भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको वहां पर भी चेक करना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ये ड्रग्स मंगवा रहे थे। तो क्योंकि जाहिर है कि वो फ्री फंड में थोड़ी ले जा रहे होंगे। अगर 600 करोड़ रुपीस का की वो ड्रग्स थी, अब वो जो कोई वहां लेके जा रहा था, तो उसके बाद जो है वो जाहिर है कि पेमेंट भी होनी होगी, और पेमेंट तो कैसे आएगी पता नहीं। खैर ये एक लंबी डिबेट है, और मेरा ख्याल है कि इसमें हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी एज अ कॉमन सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट, हम ये जरूर समझते हैं कि यकीनन वहां पे भी किसी ने ऑर्डर दिया ही होगा ना। ऐसे तो नहीं लेके पहुंच जाएंगे। आप भी अगर पिज्जा खाते हैं, आप लोग तो पिज्जा का ऑर्डर देते हैं ना, ये पिज्जा वाला वैसे ही आगे खड़ा हो जाता है कि ये लीजिए जी, ये पिज्जा आप रख लें। ऐसे थोड़ी होता है। तो जी बिल्कुल, वो ड्रग्स भी आखिर किसी ने मंगाई होंगी ना, कोई ले ही होगा। अब चेक करिए जरा कि किसने किया ऐसा। चले हमारी साइड के जो बोट थी सिर्फ हमारी, अच्छे लोग हमारे नहीं थे। मैंने पहले ही कहा था लोग किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, बोट हमने अलबत्ता बना के दे दी होगी। तो वो आपको चेक करना चाहिए कि कौन है। लेकिन वहां पर ये ऑर्डर किसने दिया था, रिसीविंग एंड पे कौन बैठा था, वो भी यकीनन हिंदुस्तान में लोगों को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें मंगवा रहे हैं। ठीक है ना, हर चीज में सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान मत करना शुरू कर दिया करें, थोड़ा सा अपने लोगों की भी छितरौल करें ताकि वो सही हो। खैर हम बढ़ते हैं। इमरान खान के साथी शिबली फराज साहब का कहना यह है कि फौज से लड़ने का तहरीक इंसाफ के ना तो एजेंडे में है और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। यानी कि फौज से हम लड़ना नहीं चाहते। लेकिन साथ साथ इमरान खान के ही दूसरे साथी, यानी कि जो एक इमरान खान की पार्टी के मेंबर भी रहे हैं और इमरान खान के बड़े करीबी भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि जी हम किसी से डील पर यकीन नहीं रखते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हाथ मिलाएंगे जब मैंडेट वापस होगा। जी हाँ, शहरियार खान आफरीदी साहब का कहना ये है कि जी मैंडेट जब वापस होगा तभी हाथ मिलाएंगे। साथ साथ ये भी कहना है कई मेंबर्स का पीटीआई के कि हम सिर्फ फौज से ही बात करेंगे। जी फौज से ही क्यों बात करेंगे, बाकी लोगों से क्यों बात नहीं करेंगे, यानी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों बात नहीं करेंगे। तो सब लोग समझ ही सकते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में सेटअप वही चल रहा है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, उसको लाने वाले फौजी होती है, उनको हटाने वाली भी फौजी होती है। इमरान खान को लाई भी फौज थी, इमरान खान को हटाया भी फौज ने। और अब जब डील की बात की जा रही है बार बार, तो वो भी फौज से ही की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब किसी से बात करने के लिए पीटीआई तैयार नहीं है। पीटीआई उन्हीं से बात करेगी जिन्होंने पीटीआई को क्रिएट किया, जिन्होंने पीटीआई को बनाया, बिठाया, हटाया, गिराया। तो अब पीटीआई का यही कहना है कि जी हम बात सिर्फ फौज से करेंगे, उसके अलावा हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ना कोई डील होने जा रही है, ना हम किसी डील का हिस्सा बनेंगे। जबकि पाकिस्तान में डील ही हुआ करती है और डील के जरिए ही लोग आते जाते या कोई भी बात होती है। बात करेंगे जी एक बार फिर पीएमएल की मेंबर की, पीएमएलएन की मेंबर, जी हाँ, उनका उज़मा बुखारी साहिबा का कहना यह है
کہ ایک ویک کے دوران مطلب یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا کہنا یہ ایک ویک کے دوران پیاز 29، ٹماٹر 24 اور آلو 22 روپیز سستے ہوئے ہیں۔ اب کون سی مارکیٹ میں ہوئے ہیں میڈم؟ اگر آپ لوکیشن بھی دے دیتی تو بہت اچھا ہو جاتا، لوگوں کو تھوڑی آسانی ہو جاتی اور لوگ اس جگہ جا کر یہ ساری چیزیں لے لیتے جو آپ بتا رہی ہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کا بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے مریم نواز کے لیے دیا تھا کہ جی مریم نواز جو ہے وہ بہت ہی سستے کپڑے پہنتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ 500، 600، 700، 800 کے ڈریسز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آپ نے روپیز کہا، آپ ڈالر کہنا بھول گئی، لیکن خیر اگر آپ کی بات پہ بھروسہ کر بھی لیا جائے تو اس کے لیے بھی آپ پلیز لوکیشن بتا دیں، تاکہ جو پبلک یہ سستے کپڑے لینا چاہ رہی ہے جو کہ چیف منسٹر آف پنجاب مریم نواز پہنا کرتی ہیں، تو آپ ذرا بتا دیں تاکہ لوگ وہاں سے جا کر لے لیں۔ ہم مانتے ہیں کہ جی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے اس کے ورکرز جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کو بہت زیادہ بٹرنگ کرتے ہیں، اپنے لیڈر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اننیسیسریلی بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میڈم کچھ تو خیال کیجئے، یہیں پہ لوگ رہتے ہیں یا کہیں مارس وارس پہ رہتے ہیں لوگ کہ آپ نے جو مرضی کہہ دیا کہ ہر چیز اتنی سستی ہو گئی ہے، کبھی آپ ڈریسز سستے بتاتی ہیں، کبھی آپ سبزی سستی بتاتی ہیں، لیکن سچائی کیا ہے یہ تو پبلک جانتی ہی ہے، یہ پبلک ہے جی، یہ سب جانتی ہے، تو اس لیے پبلک کو مزید ماموں بنانے کی کوششیں نہ کریں۔ ملک کا حال وہی ہے جی، آئی ایم ایف کے در پہ کھڑے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایک پروگرام اور کرنا ہے جس میں آئی ایم ایف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں پھر لے لو، اور وہ شاید لے بھی لیں، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو فی الحال اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کی یعنی امریکہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی پاکستان کے لیے کافی اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کہا ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ ہم بھی اکثر لوگوں کے ساتھ کہتے رہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ امریکہ ویسے ہی کھڑا جیسے ہم فلسطین کے ساتھ یا باقی کنٹریز کے ساتھ ہمارے دعوے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا فی الحال جو فنڈز وغیرہ لینے کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ابھی نہیں رکے گا، اور کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کئی ٹی وی چینلز کو میں نے دیکھا جس میں آج کل جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ کئی جو ہے وہ ایسے شوز کر رہے ہیں جو کہ جس میں اکانومسٹ کو بٹھایا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کیا کرے کہ پاکستان اس مشکل سے نکلے، کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بار بار جا کے دوسروں کے در پہ کھڑے رہتے ہیں، پیسہ مانگتے رہتے ہیں، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ لیکن ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ جی یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، انڈسٹری کھولنی چاہیے، لیکن انرجی سیکٹر پہ کام کرنا چاہیے یہ ابھی تک کسی نے نہیں کہا۔ ساتھ ساتھ کرپشن روکیں، اور کرپشن نہ صرف یہ کہ کرپشن جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کی روکیں اور ان کے داروں کی روکیں، بلکہ فوجی داروں کی بھی روکیں۔ فوجی فاؤنڈیشن اور کئی دوسرے اس طرح کے جو ادارے جو فوج چلاتی ہے اور اپنا بزنسز جو فوج کرتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگائے جائیں، ان سے بھی پیسہ لیا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے کہ جی کہاں گیا پیسہ اور کیوں لے کر آئے ہو، اس قسم کی چیزیں ان کے اوپر بھی لگائی جائیں۔ یہ جو بڑے بڑے گولف کلب بنائے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ان کو یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ان کی بنائی جاتی ہیں ان چیزوں کو بند کیجئے۔ یہ بڑے بڑے انہوں نے زمینیں جو قبضہ کر رکھی ہیں جس پہ یہ کبھی گولف کلب بنا لیتے ہیں اور کبھی اسی طرح کے اپنے کوئی کلب بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ریٹائرڈ فوجی، ان کو روکا جائے اور اس کے بجائے ان جگہوں کو استعمال کر کے یہاں پہ انڈسٹریز لگائی جائیں، یہاں پہ اسکول کالجز بنائے جائیں، جہاں جہاں پہ پیسہ مانگنے جاتے ہیں وہاں پر یہ کہنے کے بجائے سعودی عرب جیسے گئے تھے فار ایگزامپل اور جا کر کہا کہ جی اسلام آباد میں 2 بڑے 5 اسٹار ہوٹل بنائے جائیں گے، تو وہ 2 بڑے 5 اسٹار ہوٹلز کی جگہ آپ کوئی انجینئرنگ کے لیے کالج بنوا لیجئے، آپ کوئی میڈیکل کے لیے کالج بنوا لیجئے، کسی اور شعبے کے لیے کالج یونیورسٹیز بنوا لیجئے، تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ پڑھے لکھے اور پاکستان کا کچھ بھلا ہو۔ وجہ اس کے کیا وہ 5 اسٹار ہوٹل بنا لیں گے، اس میں رہے گا کون، آئے گا کون؟ اس لیے کہ پاکستان میں تو فورینرز بہت کم آتے ہیں، پاکستان میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ سکیں، اسٹے اپنا وہاں کا افورڈ کر سکیں، تو وہ 5 اسٹار ہوٹل بنا کر اور اپنے آپ کو بہت اونچا دکھانے کے بجائے وہاں پر کوئی یونیورسٹی اور کالجز بنوائیے تاکہ کچھ بھلا ہو ملک کا۔ کب تک ملک کو کھاتے رہیں گے؟ 76 ایئرز ہو گئے ہیں، بس کر دیں اور تھوڑا سا سدھر جائیں، کیونکہ اس وقت سب لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں اور سب لوگ آپ کو سمجھ بھی چکے ہیں اور سب لوگ بات بھی کر رہے ہیں، تو اب کوئی بات چھپنے والی ہے نہیں، چاہے آپ سوشل میڈیا بین کیجئے، چاہے جو مرضی کیجئے، ایک سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو اور آدمی کو کس طرح سے روکیں گے
جو اٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں کی بات کر رہا ہے اور آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ملک کا یہ حال کر دیا. بہتر یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، باقی چیزیں خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. لوگ آپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے جس دن آپ نے پاکستان کا سوچا، جس دن آپ نے پاکستان کو بہتر بنانے کا سوچا. یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.